अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं दहशतगर्दी की। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। पाकिस्तान मुख्तलिफ महाज़ों पर इसका सामना कर रहा है। आपको पता है अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो मुज़ाकरात चले और फिर अभी चल भी रहे हैं, तो इससे मालूम ये होता है कि ख़ारजा महाज़ पर तो पाकिस्तान इसके ऊपर लड़ भी रहा है, अपना मुद्दा या चीज़ों को आयरन आउट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ ख़ारजा महाज़ की बात नहीं, दाखिली तौर पर भी बहुत से चैलेंजेस हैं, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिसको आयरन आउट करने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को आपस में मिलकर बैठ कर इसी सिलसिले में बहुत सी बातें भी हुई। और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जो कि जिन्होंने नया अभी ओहदा संभाला है, उनको पेशकश की एक बार फिर। उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दी के मामले के ऊपर आए मिलकर बैठें, आए मिल बैठ कर दहशतगर्दी का खात्मा करते हैं। सियासत अपनी अपनी जगह, लेकिन मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए एक रहते हैं। अब आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसका दहशतगर्दी और फिर इसके लिए की जाने वाली कार्रवाइयों पर एक मखसूस मौक़िफ़ है। ऑपरेशंस की मुखालफत करती आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर जिस तरह से तहरीक तालिबान हो या फिर तालिबान जनरली उनसे बातचीत का प्रोसेस हो या फिर उनके साथ क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, उसके ऊपर भी एक मुख्तलिफ और मुनफरिद मौक़िफ़ रहा है। सुहेल आफरीदी साहब ने भी कुछ दिन पहले बात करते हुए इस मौक़िफ़ को दोहराया। अभी जो विफाक और सूबे में बिल्कुल अलग सोच है इस दहशतगर्दी के मामले को लेकर, इसके ऊपर एक साथ मिलकर बैठने की पेशकश तो हो रही है, लेकिन क्या ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये मुमकिन भी और किस हद तक, ये ज़रा अपने तज्ज़ियाकारों से आज डिस्कस करते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, वज़ीर आज़म साहब ने जो पेशकश की है, जब भी हम गुफ्तगू करते हैं इस मौजू के ऊपर, यही कहा जाता है कि वफाक ज़बानी कलामी या सियासी बयानबाजी तो कर देता है, लेकिन उसके अंदर इंटेंट की कमी नज़र आती है और जो अमली इक़दामात होने चाहिए इस सिलसिले में वो नहीं है। इस बार जो वज़ीर आज़म ने पेशकश की है, क्या उसको संजीदा समझा जाए, किस हद तक समझा जाए, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने क्या कोई इक़दामात किए? जी शुक्रिया। देखें, मुझे ये एक बड़ी संजीदा पेशकश लगती है और मैं इसके बारे में आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखने के बाद पुरुमीद भी हूँ कि शायद इसके कुछ मुस्बत असरात भी निकलेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जिस तरह आपने कहा कि सियासी जो है वो रुकावटें मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत और फेडरल जो है उसके दरमियान बयानिए को लेकर ठीक है, ऑपरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो बयानिया है जो कि एक बुनियादी बात होती है, उसको लेकर भी कुछ इख्तलाफात रहे हैं। फिर जिन हालात में नए वज़ीर आला जो हैं सुहेल आफरीदी, उनको लाया गया, उससे भी ये तासुर मिला कि वो शायद इसीलिए लाए जा रहे हैं कि वफाक के साथ महाज़राई होगी, वफाक के साथ के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा की जाएंगी। और फिर हमने देखा कि उनके आने की मुखालफत भी हुई। लेकिन देखें, अब जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल सिचुएशन हमारे लिए मैटर करती है, और उसमें पाकिस्तान के लिए सबसे अहम ये है कि हमारा जो मगरबी बॉर्डर है उसको हमने सेव करना है, उसको सिक्योर करना है, क्योंकि मशरकी बॉर्डर के ऊपर हमारी जो है वो हालात जो हैं वो बिल्कुल आई टू आई कंटेक्ट वाली सिचुएशन है और हम ये अफोर्ड नहीं करते कि हम दो महाज़ों के ऊर बैक वक्त लड़ें। उसके अलावा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, इसके ऊपर जितना जल्दी पाकिस्तान काबू पाएगा उतना जल्दी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो टेक ऑफ करने की पोजीशन में जाएगी और अंदरूनी इस्तेहकाम ही वो कुंजी है जो हमारी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को दुनिया में कायम रखेगी और उस इम्पॉर्टेंस को कायम रखेगी जो इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ के साथ हमें मिला है। वज़ीर आज़म ने जो बात चित्राल में की है उसमें उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि सुहेल साहब जब बने तो वज़ीर आला बने तो मैंने उन्हें मुबारकबाद भी दी थी और सूबे की तरक्की के लिए उन्हें कहा था कि मैं हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हूँ। और अब जो उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भी हमें उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। तो देखें, सुहेल आफरीदी साहब के आने के बाद तो यही तासुर मिला कि जैसे एक वो कहावत है ना कि बुल इन चाइना शॉप के पता नहीं क्या कर देंगे, कूनी किधर मारेंगे और सींग कहाँ मारेंगे। लेकिन उन्होंने जो अडयाला जेल से निकल के लास्ट बयान दिया वो बड़ा अहम है। उसमें उन्होंने कहा कि जहाँ पर केपी के अवाम का मफाद होगा वहाँ पर वफाक से बात करूँगा, लेकिन हमारे से मुतल्लिक फ़ैसलों में हमारा इनपुट जो है उसको जो है वो शामिल होना चाहिए। बड़ी उन्होंने लॉजिकल बात की। अच्छी बात है कि ज़ाहिर है कि अगर उनके सूबे से मुतल्लिक कोई फ़ैसला होता है तो ज़ाहिर है उनका इनपुट होना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए।
जहाँ तक बात है वार ऑन टेरर की और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है, उसमें देखें स्टेरिंग पे तो पाकिस्तान आर्मी है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, लेकिन जो सूबे का रोल है, सूबे की जो पुलिस है, उसको असला देना, उसको ट्रेनिंग देना, फिर जो रिहैब के इदारे बनाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि जिसमें सूबाई हुकूमत का बयानिए के बाद आपके साथ होना ज़रूरी है। फिर जो जॉइंट ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें CTD का भी बड़ा रोल है और वो भी इसमें शामिल है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो जाता है जब सूबाई हुकूमत और फेडरल एक ही पेज पे हों, चीज़ों को एक ही तरह देख रहे हों। सुहेल आफरीदी साहब ने जो बयान दिया है, मैं ये समझता हूँ कि वो इस बात की तरफ इशारा है कि मुल्की सलामती का जो मामला होगा, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद भी उन्हें जो है वो वफाक के साथ जाएंगे। और इस मामले में जो तासुर था कि बहुत ज़्यादा कोई खींचातानी होगी और बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी हो गया था शुरू में, मैं ये समझता हूँ कि जो है वो एंड ऑफ द डे वज़ीर आला इसी दहशतगर्दी की वार के साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये उनकी अमलदारी का मैटर है। उनके जो जनूबी अजला हैं वहाँ पे जो सिचुएशन है, उनके पास सूबाई इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, तालिबान के दफातर हैं, हुकूमत की रेट कितनी है। तो मैं नहीं समझता कि वो अवाम के मफाद के इस मामले के ऊपर जो है वो वफाक के साथ खड़े नहीं होंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस दौरान जो बीच में मुलाकातें हुई हैं, जो सूबाई हुकूमत की फ़ौजी हुकाम के साथ मुलाकातें हुई हैं, उसमें भी बर्फ़ पिघली है और मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म की इस पेशकश का जो है वो मुस्बत जवाब आएगा। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? पिछली दफ़ा भी थोड़ा सा अजीब सा माहौल बन गया था जब एक इजलास हुआ दहशतगर्दी के या अमन अमान के ऊपर ही, लेकिन CM साहब को एजेंडा शायद क्लियर नहीं था, उनका ये मौक़िफ़, वफाक को एक गिला था कि CM साहब नहीं आए इसके अंदर। तो क्या यही फ़ज़ा रहेगी या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी होगी? मैडम शेख, अभी आपके अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात चल रहे हैं और अभी कल ही आप कह रहे थे कि क्या कमाल पेशरफ्त हुई है कि हम जॉइंट स्टेटमेंट पे हम आ गए हैं कि जंगबंदी रहेगी और 6 नवंबर को दोबारा मिलेंगे। और इस जॉइंट स्टेटमेंट पर, जो कि एक पेशरफ्त की भी तौहीन पेशरफ्त है, इस पर इससे पहले क्या कुछ नहीं हुआ। एक बार पहले आपको बताया था कितनी फ्लैग्स मीटिंग्स हुई आपस में, कितनी काबुल और इस्लामाबाद में मुलाकातें हुई आपस में, कितने दौरे हुए हुक्मरानों के एक दूसरे के। दोहा में 13 घंटे, इस्तांबुल में 16 घंटे, इस्तांबुल में 17 घंटे, इस्तांबुल में 18 घंटे, इस्तांबुल में 19 घंटे, फिर भी डेडलॉक, फिर भी नाकाम हुए मुज़ाकरात, फिर दोबारा मुड़े, फिर दोबारा बैठे और फिर उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट पर आए। तो ये क्यों नहीं हो सकता हमारे घर के अंदर? क्यों नहीं हम एक दूसरे के साथ बैठ सकते इस तरह? क्यों नहीं हम एक दूसरे को इस तरह सीरियस ले सकते? क्यों नहीं हम अपना हाउस एंड ऑर्डर कर सकते? क्या है जो हमें रोक रहा है हाउस एंड ऑर्डर करने के लिए? क्या खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत नहीं है? क्या वफाक में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इत्तेहादी नहीं है? क्या रियासत और हुकूमत इस वक्त दहशतगर्दी से नहीं लड़ रही? क्या खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में एक गैप नहीं है कि दहशतगर्दी से किस तरह लड़ना है? तो क्यों नहीं इतनी मीटिंग, इतनी एफर्ट्स की जाती? क्यों तकरीरों में, क्यों जलसों में, क्यों हवालों में, क्यों बयानों में, क्यों पॉइंट स्कोरिंग, क्यों सियासत? बैठते क्यों नहीं? क्यों नहीं? कितना दूर है पेशावर और कितना दूर है इस्लामाबाद? कितने दूर है शहबाज शरीफ साहब और कितने दूर है सुहेल अफरीदी साहब? कितने दूर है इस्लामाबाद और कितना दूर है अडियाला और कितना दूर है पेशावर और कितना दूर है इस्लामाबाद? क्या है इस वक्त मैडम शेख? कभी इन्होंने सारों ने सोचा, इन सियासतदानों ने, कि भारत के खिलाफ हाई अलर्ट पे हैं हम और अफगानिस्तान से हालते जंग में हम, दहशतगर्दी हमें अंदर से खा रही है, मईशत का बुरान है, ऊपर से नफरतें और सियासी अदम इस्तेकाम। अपनी सियासत मैडम शेख फॉर एग्जाम्पल चंद लम्हों के लिए एक तरफ रखें, अपनी सियासी लड़ाइयाँ एक तरफ रखें, जो गलत फहमियाँ हैं, जो एतमाद की कमी है, जो आपसी लड़ाइयाँ हैं, जो एक दूसरे के बारे में कौले ज़र्री हैं दोनों धड़ों के,
तो ये वो वक्त है मैडम शेख, चंद जुमले, ये वो वक्त है, ये वो हालात हैं, ये वो सूरत हाल है कि हमें एक पेज पर आने की ज़रूरत है, हमें मुत्तहद और मुत्तफ़िक होने की ज़रूरत है। और मुझे पता है कि सोहेल अफरीदी साहब के दुख क्या है, तकलीफ़ क्या है, गुस्सा क्या है, मुझे पता है शहबाज हुकूमत बाहर क्या कहती है, अंदर क्या कहती है, मगर जब मामला पाकिस्तान का है, जब मामला 25 करोड़ का है, जब मामला हमारी बका का है, फिर कोई सियासत नहीं। और आखिरी 2 जुमले मैडम शेख, मुझे बताएं, सोहेल अफरीदी साहब भी कई बार कह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी कह चुके हैं, फ़ौज सब की है, जो शहीद हो रहे हैं वो हम सारों का नुकसान है, जो दहशतगर्द हैं वो सब के दुश्मन हैं, और ये मुल्क सब का है। तमाम स्टेक होल्डर्स एक बार नहीं बार बार बैठें और एक रास्ता अपना एक डायरेक्शन में चलें। और अगर सोहेल अफरीदी साहब से आखिरी 2 जुमले कहने कि अगर अमली इक़दामात नहीं होते वफाक की तरफ से, अगर आपको फंड्स नहीं मिलते, अगर आपको लूप में नहीं रखा जाता जी सर, अगर आपकी मुलाकात अडियाला नहीं करवाई जाती, अगर आपको सियासी स्पेस नहीं दी जाती, तो इसका मतलब क्या ये है कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं बैठेंगे? बैठना चाहिए आपको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मैंडेट दिया है, और उस मैंडेट में अमन व अमान और दहशतगर्दी सरे फहरिस्त है। सोहेल अफरीदी साहब भी अपनी तमाम वो गमो गुस्सा एक तरफ रखें, वफाक के साथ बैठें, क्या और होना वफाक चाहिए बड़े इसके भाई ऊपर का तो हम किरदार बड़ी दफा अदा बात करें। थोड़ी सी ये बताइएगा, जैसे अभी आसिफ कह रहे थे कि पिछले दिनों जो एक मुलाकात हुई है, हम कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात की तरफ इशारा कर रहे थे, वो क्या उसमें कुछ बताया गया है इस हवाले से? अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर भी बात हुई सोहेल अफरीदी साहब से, और क्या उसमें कुछ बर्फ पिघलने के इशारे हैं वफाक और सूबे के दरमियान? वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं है मैडम शेख, अच्छा, और भी बैक डोर पे मुलाकातें हुई हैं, और उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था, दहशतगर्दी और खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, और होना वही है, जाहिर है, जो रियासत और हुकूमत तय करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इसको खैबर पख्तूनख्वा को और वफाक को एक साथ बैठना चाहिए, और मेरा ख्याल है सोहेल अफरीदी साहब को सारी चीज़ें साइड पे रख के बैठना चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब को भी जलसों में तकरीरें नहीं करनी चाहिए। तो नहीं, एक सेकंड ना सर, तो ये जो आप कह रहे हैं मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं, सोहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं, हमसे खुली बात में, खुली मुलाकातों में इनपुट ली जाए, हमसे पूछा जाए, सलाह मशवरा किया जाए। क्या आपको लगता है कि सोहेल अफरीदी साहब वही चीज़ जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं इन मीटिंग्स के अंदर, या मुख्तलिफ स्टांस है? मैडम शेख, दहशतगर्दी पर और जो अमन अमान की सूरत हाल पर बिल्कुल सारे एक पेज पे हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए, अमन अमान कायम होना चाहिए, लेकिन आगे जो है वो 19-20 के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो बैठने से हल हो जाएंगे। ये चीज़ें, ये सारी बातें जो 19-20 तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सोहेल अफरीदी साहब बता रहे हैं जो मुलाकातें कर रहे हैं उनमें? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी मुलाकातों को किस तरह से लिया जा रहा है? सोहेल अफरीदी साहब की बात के ऊपर ताकतवर हलकों में एक है मैडम शेख, एक है सोहेल अफरीदी साहब की जैसे कोर कमांडर साहब से मुलाकात हुई, सोहेल अफरीदी साहब की जैसे लॉ एंड ऑर्डर पर मुलाकात हुई, और एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ों की मुलाकातें भी हो रही हैं दहशतगर्दी के हवाले से। उनको कहा जा रहा है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, आप इसमें अपना पॉजिटिव रोल अदा करें और वफाक के साथ मिलकर चलें। तो सारी तरफ मुलाकातें हो रही हैं, समझाया जा रहा है। बड़े कौन सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े कौन है मैडम शेख? मैं और आप तो नहीं हो सकते सर, मुझे सर बिल्कुल नहीं पता। सलमान अकरम राजा हो सकता है, और जो बाकी ओहदेदार हैं वो हो सकते हैं, और वो हो सकते हैं जो इस अब कोई 60-70% अभी जो है कि वो जो लड़ना नहीं चाहते इस मामले पर एक होकर चलना चाहते हैं। सर, सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है ऑपरेशन। इसके ऊपर क्या पीटीआई का स्टांस बदला है? क्या तवक्को की जा सकती है? मेरा ख्याल है मैडम शेख 80% बदल चुका है, और 20% सिर्फ एतमाद साजी की कमी है। मेरा ख्याल है कि रियासत और हुकूमत की पॉलिसी चलेगी और खैबर पख्तूनख्वा साथ होगा। बाकी ये जो ऊपर की तकरीरें हैं, इसमें अब कितना वो एक दूसरे को होता है ना, रास्ता देना, स्पेस देना, और बाइज्जत स्पेस देना, वो जब मिलेगी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
अच्छा बेनज़ीर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना आसान होगा ये सियासी तौर पर इन ऑपरेशन से दस्तबरदार होना? एक सियासी न सिर्फ उनकी वाबस्तगी बल्कि एक नज़रियाती भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू से लेके आती है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए इसका एक बैगेज कहें या एक हिस्ट्री कहें। भट्टी साहब के मुताबिक 80% ऑपरेशंस के हक़ में हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत। डू यू थिंक इतना आसान है लोगों को भी मनाना? अलीना, जो भी फैसला हो वो डायलॉग बातचीत से ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को बुलाएं और फिर कहें माई वे और द हाईवे। क्योंकि अगर आपने कोई टारगेटेड ऑपरेशन करना है खैबर पख्तूनख्वा में, जो लगता है कि रियासत इस बारे में सीरियस है, जैसे आसिफ भी बात कर रहे थे, अफगान तालिबान से भी बात हो रही है, अपना बॉर्डर सिक्योर करना चाहते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है इस वक्त मौजूदा, वहाँ की जो आवाम है, उनको इन कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा और ये डायलॉग से ही होगा। अगर आप अफगान तालिबान से बात कर सकते हैं तो आपको PTI से बैठ के डायलॉग करना चाहिए। वो एक उनका एक सूबे में उनकी हुकूमत है और इस वक्त एक बहुत अहम सियासी जमात है। लेकिन अलीना, मैं ये ज़रूर कहूँगी, इससे ये इंडिकेशन ज़रूर मिलती है कि इस वक्त शायद रियासत और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट सुहेल अफरीदी के साथ काम करने को कुछ हद तक तैयार है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान, वो उसकी जिम्मेदारी मेरी राय में पूरी की पूरी रियासत पे जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी PTI के लोगों को तोड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात कि उनको बने हुए वज़ीर आला वो 4 दफ़ा डियाला जेल जा चुके हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उनकी मुलाकात नहीं होने देती उनके लीडर के साथ, इमरान खान साहब के साथ, और बार बार अजीब अजीब सी जस्टिफिकेशन दी जाती हैं। साकिब निसार साहब का वो फैसला था तो ये फैसला था, तो आप उनकी मुलाकात होने दें। ये बात भी बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि सुहेल अफरीदी साहब को बिल्कुल उस मीटिंग पे जाना चाहिए था जो वज़ीर आज़म ने बुलाई थी, क्योंकि वो अफ़गान मुहाजिरीन के बारे में थी। और मेरी राय में PTI का एक बड़ा मुख्तलिफ मौक़िफ़ है इस मामले पे, जो असूली तौर पे मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त है, और उनको अपने जाके सूबे को रिप्रेजेंट करना चाहिए था और वहाँ पर मीटिंग पर जाना चाहिए था। लेकिन जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा, रियासत की और हुकूमत की बनती है। अगर आपने कोई ऑपरेशन करना है, आपको वहाँ की लीडरशिप को, वहाँ की सियासी जमातों को, वहाँ की आवाम को, और वैसे तो खैर पार्लियामान को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। तो जो ऑलिव ब्रांच है, मेरी राय में जो पहला कदम है वो रियासत की तरफ से आना चाहिए। और वो क्या होगा, मेरे ख्याल से वो यही होना चाहिए कि आप सुहेल अफरीदी साहब को इमरान खान साहब से मुलाकात करने दें, उनसे बातचीत करने दें और फिर इस मामले को आगे लेके जाएं, ताकि सबको आप इन कॉन्फिडेंस लें। और आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा, और सियासी तौर पर भी जो इसकी कीमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदा करने को तैयार है इस वक्त? अलीना, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा, और उसके रीज़न ये है कि देखिए, मैं पहले बहुत तनकीद करती थी इमरान खान साहब से कि वो सियासी जमातों के साथ नहीं बैठते, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी, वो नहीं बैठते थे। लेकिन इस वक्त जो निज़ाम है, इन्होंने भी कोई स्पेस नहीं छोड़ी ऑपोजिशन की, डिसेंट के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि और इमरान सनाउल्लाह साहब तो बड़े खुल के कहते हैं कि अगले 5-10 साल का प्लान बन चुका है। तो इस निज़ाम में, स्पेस में, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई उन्होंने स्पेस छोड़ी है किसी किस्म की ऑपोजिशन की। जैसे मैंने कहा कि एक माइंडसेट है माय वे और द हाईवे, या तो हमारी आप बात माने या फिर आप साइड पे हो जाए। मज़हर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, पहली चीज़ ये कि मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ब्रेक थ्रू है। मुझे नहीं लगता कि ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान कोई इस हवाले से कोई बातचीत होगी। मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर्स मिलेंगे, और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है। देखिए, ऑपरेशन के हवाले से मुझे नहीं पता भट्टी साहब की इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि जो बानी PTI हैं उनका तो एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है ऑपरेशन के हवाले से, वो ऑपरेशन के शदीद ख़िलाफ़ हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सुहेल अफरीदी साहब ऑपरेशन के हक़ में हों? ये कैसे हो सकता है कि PTI की 80% जो लीडरशिप है वो ऑपरेशन के हक़ में हो? तो मेरा ख्याल है क्योंकि हमने वो, जैसे अभी बेनज़ीर कह रही थी, हमने वो माहौल ही नहीं बनाया ना, बातचीत का माहौल। आप मुझे बताएं कोई एक रिलीफ बताएं जो PTI को मिला हो, जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि हाँ, कहीं ना कहीं शायद बर्फ़ पिघली है। तो बर्फ़ पिघलने वाले तो कोई तासुर, जैसे अभी वो कहा कि अगर आप बातचीत करवा दें तो उसमें क्या हर्ज है, कि अगर वो जो है चीफ मिनिस्टर KP जो है वो जाके अपने लीडर से मिल लेता है एक आध मरतबा हफ्ते में, तो उसमें हर्ज क्या है? वो तो देखे ना, जब वो आके बाहर बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बातचीत क्या हो रही है।
आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बानी पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से। आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बानी पीटीआई को वज़ीर आज़म से मुलाकात की क्लियरेंस मिलती है या नहीं मिलती, यानी चीफ मिनिस्टर को। तो वो चीज़ आप वहाँ ब्लॉक कर रहे हैं और साथ में आप ये कह रहे हैं कि हाँ आइए बातचीत करते हैं हम दहशतगर्दी के खिलाफ। भाई उनको उनके लीडर से तो मिलने दें, वो उनसे गाइडलाइन तो ले लें। वो गाइडलाइन आप प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है। मेरे नुक्ते नज़र से, मैं किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं कह रहा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद वोट टेकिंग कैबिनेट भी बन जाती है और वोट टेकिंग भी हो जाती है और गवर्नर की तरफ से कोई अगर और मगर भी नहीं होती। तो ये एक तरीके से चीज़ें वो हुई हैं। लेकिन जहाँ तक बातचीत है, जहाँ तक दहशतगर्दी ज़ाहिर है बहुत सीरियस मसला है, मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे सीरियस मसला है, ख़ासतौर पे वीज़ा-वी अफगानिस्तान। लेकिन पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई का वो वोट बेस है, ये जो खैबर पख्तूनख्वा ख़ासतौर पे जो साबका फाटा एरियाज़ हैं उसमें। भट्टी साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं सब अभी बात कर रहे थे जो 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं ऑपरेशंस के हक में है या वो तैयार हो जाएंगे, इसके ऊपर कुछ जवाब देना चाहेंगे? मैडम शेख, बेनज़ीर साहिबा और मज़हर अब्बास साहब की जो जितनी भी रिज़र्वेशंस उन्होंने रखी, यही वो रिज़र्वेशंस हैं या मुलाकात हो जाए या बाकी सियासी स्पेस हो जाए, फ़ंड्स हो जाएं, हमें लूप में नहीं रखा जा रहा, ये सारी ये हैं वो जो लहजे की तलखी है सोहेल अफरीदी साहब की, और उनके आने से पहले जितनी उनके लिए रुकावटें पैदा की गई या साजिशें की गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ऑफ द रिकॉर्ड इस और वो आपस में लगे हुए भी हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही सारों की इमरान खान साहब से, और वो सोहेल अफरीदी साहब के साथ भी बैठे हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उधर पेशावर में, और वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो दहशतगर्दी है अक्सरियत कह रही है कि उसमें ज़ाहिर है रियासत और हुकूमत के साथ चलना है। लेकिन उनको फेस सेविंग क्या देंगे आप? फेस सेविंग ये नहीं कि चित्राल में खिताब कर दिया, एक लाइव टीवी पे खिताब कर दिया और अमली तौर पर आप कुछ नहीं, आपके वुज़रा चढ़ाई करके बैठे हैं। फेस सेविंग चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो उन्होंने अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को देनी है। और वो फेस सेविंग ये भी हो सकती है सोहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब से मिलें, वो फेस सेविंग ये भी हो सकती है कि और मीटिंग्स करें। तो 80% यकीन करें ऑफ द रिकॉर्ड मैंने जिन से पूछा है कि आप क्या समझते हैं कि इस दहशतगर्दी और इस ऑपरेशन पे, वो कहते हैं हम तो साथ है भाई, हमारा क्या ये सर मसला है। माजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ मामलात के अंदर, सर माजरत में जरा जल्दी से लाऊं फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमने मुतअद्दिद मामलात के ऊपर देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ होती है या वो कहती है, अपनी राय का इजहार करती है कि हम साथ चलना चाहते हैं, खान साहब से मुलाकात होती है, खान साहब कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना, वीटो हो जाता है सारा डिसीजन और बिल्कुल वही होता है जो खान साहब कहते हैं। आसिफ रशीद चौधरी साहब, क्या इस मामले के अंदर भी यही रुकावट है? क्या डर है विफाक को कि अगर खान साहब तक रसाई दी गई तो वो कहेंगे कि हम तो विफाक की पॉलिसी के अगेंस्ट है? देखें, हमें सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से ये बुनियादी बात जहन में रखनी चाहिए कि वो अली अमीन गंडापुर कैंप के आदमी हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब का बयान भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि सोहेल अफरीदी जो है उनको दहशतगर्दी के हवाले से वफाक के साथ मिलकर चलना चाहिए। दूसरी बात जो एक हम शायद अपनी डिस्कशन में जो देखें, पीटीआई को दहशतगर्दी की वजूहात और उसकी ज़िम्मेदारियों के तयन के हवाले से उनका सियासी इख्तलाफ है। पूरे केपी में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो। अवाम चाहते हैं, अवाम तंग हैं, फेस कर रहे हैं। वहाँ पे पैरेलल एक हुकूमत चल रही है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज मगरिब के बाद बाहर नहीं निकल सकती, लोग वहाँ पे जो है वो अपने जिरगों में भत्ते देने पे मजबूर हैं, लोगों ने कोई खुशी से उन्हें कबूल नहीं किया हुआ। सूबाई हुकूमत की जो मजबूरियों की आप बात कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत की अपनी मजबूरियाँ नहीं हैं। माजी में वज़ीर आला के हवाले से कहा जाता रहा है कि वो ख़ुद जो है वो जो है तालिबान को वो पैसे दे रहे थे। तो बात यह है कि जो पीटीआई के सियासी मामलात हैं वो उनको इससे लिंक करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या हुआ है देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जो पहली पॉलिसी थी जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र बेनज़ीर साहिबा कर रही थी, उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी से रिव्यू किया है, उसके बाद बातचीत हुई है,
उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ कि बर्फ़ पिघली है, बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। कोर कमांडर से मीटिंग से पहले भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, तो हाई प्रोफाइल जो मीटिंग्स होती हैं उसके बाद होती हैं। उसके बाद जिस तरीके से काबीना बनी है, जो एक्सेप्टेंस वफाक की तरफ से हुई है, तो ये इंडिकेटर्स हैं कि सूबे को इस बात पे लाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल है कि खान साहब ने कई दफ़ा बिल्कुल एक वो सख्त स्टांस ले लिया। अगर इमरान खान साहब इस पर सख्त पॉलिसी लेते हैं तो मुझे ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि सूबाई हुकूमत के बयान तो आप कुछ और देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली सूबा फेडरल के साथ चलेगा और बाय ऑल मीन्स चलेगा, क्योंकि ये मामला पूरी रियासत का है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का है और इंटरनेशनल उमूर का है। ये एक लोकल इशू नहीं है या पाकिस्तान की मकामी सियासत का ये इशू नहीं है, या PTI वर्सेस हुक्मरान इत्तेहाद या PTI वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान का मैटर है। लेकिन फिर हम घूम फिर के उसी सवाल की तरफ आ जाते हैं कि बयानबाजी सियासी अरीना में मुखालफत में होना है, कुछ और होना, लेकिन ज़मीनी हकायक अगर या आप प्रैक्टिकली अगर उनके साथ भी होते हैं तो वो भी इटसेल्फ, जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि डैमेजिंग है। दो बयानिए जाना सियासी तौर पर भी कोई अच्छा तासुर नहीं है। बहरहाल जी, इस डिबेट को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं कि हमारे तज्ज़ियाकार हैं, दो मुख्तलिफ आरा लिए हुए हैं। जहाँ ये बात ज़रूर सुनने में आ रही है या सोर्सेज से इत्तलात शेयर कर रहे हैं भट्टी साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक के साथ चलना चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये सोच पाई जाती है कि वो वफाक का इस अहम इशू के ऊपर साथ देना चाहते हैं। वहाँ बहुत से इफ्स एंड बट्स अभी भी मौजूद हैं, ख़ासकर इमरान खान साहब के क्या मौक़िफ़ होगा और उनसे मुलाकात ना होने के ऊपर। यही कंसर्न्स बेनज़ीर और मज़हर साहब भी उठाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, उसके बाद एक बड़ा अहम इशू है जो हमने डिस्कस करने, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले कराची के लिए इस वक्त बड़े अहम इशू की। कराची में वो कहते हैं ना डर का माहौल इस वक्त वो है। अच्छी बात भी है लेकिन इसमें कुछ सवालात भी बहुत सारे हैं जिनको आज हम एड्रेस करने वाले हैं। ये डर का माहौल है जी ई चालान सिस्टम जो नया नाफिज हुआ है उसकी वजह से कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक लाइट्स के साथ कैमराज नस्ब किए गए हैं जो ऑटोमेटिकली चालान करेंगे। अब 4 दिन के अंदर बेशबहा चालान हुए हैं और करोड़ों के अंदर लोगों को जुर्माने हुए हैं। लोग इसके ऊपर गिला करते हैं कि बहुत से लूप होल्स हैं पॉलिसी नाफिज करने से पहले जिनको एड्रेस नहीं किया गया, साइंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो है नहीं, उसके ऊपर वायलेशंस के ऊपर हो रहे हैं। फिर अगर वायलेशन हो गई और उसके अगेंस्ट अपील करनी है उसका भी तरीक़ाकार वाज़े नहीं है। इन सारे सवालात को समझने के लिए, इनको एड्रेस करने के लिए हमने आज खुसूसी तौर पर दावत दी है DIG पुलिस पीर मोहम्मद शाह साहब को, ताकि हम अच्छी तरह से ज़रा समझ सकें सारे मामले को। थैंक यू सो मच शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर पहले तो थोड़ा सा हमें समझाइएगा, सर पहले तो हमें थोड़ा सा समझाइएगा ये जो आप ई चालान सिस्टम है नाफिज हो चुका है, कितने फेजेस हैं इसके? अभी तक हमें पता चला है कि 1000 कुछ कैमरास हैं जो नस्ब हो चुके हैं, किन किन इलाकों में किए गए हैं और आगे टाइमलाइन क्या है? देखें ये अल्टीमेटली तो 12,000 कैमरों पर जाएगा और इस वक्त 1076 कैमरे जो हैं कराची में मुख्तलिफ जगहों पर इसको लगाया गया है, जिसके अंदर साउथ का पूरा एरिया है जिसमें डिफेंस है, क्लिफ्टन है और उसके बाद फिर शारा फैसल ऑल द वे टू एयरपोर्ट और फिर खालिद बिन वलीद रोड है, फिर आपकी शारा कायदीन है, कारसाज है और राशिद मिनहास रोड है, फिर आपका सेक्रेटेरिएट है, सारा आई चंद्रीगढ़ रोड है और इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नेशनल आर्ट्स काउंसिल और फिर ये सदर की तरफ चला जाता है। तो फिलहाल तो इन इलाकों के अंदर ये कैमरे नस्ब किए गए हैं और वक्त के साथ साथ अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि दिस इज जस्ट 1/10 ऑफ द टोटल नंबर, लेस देन 1/10, तो अल्टीमेटली दिस विल द नंबर विल ग्रो टू 12,000। शाह साहब कोई टाइमलाइन है इसकी कि कितने फेजेस में और किस वक्त में आप ये सारा कुछ 12,000 कैमराज नस्ब कर देंगे? बिल्कुल, ये फर्स्ट फेज के कैमराज हैं और ये अल्टीमेटली इस साल के एंड तक तकरीबन 1500 के ऊपर चले जाएंगे और फिर अगले 2 सालों के अंदर ये टोटल 12,000 जो है वो नस्ब हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा हमें समझाइएगा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं क्या? और सेफ सिटी का अलग मॉनिटरिंग सिस्टम है लेकिन वो हम देख रहे हैं कि अमनो अमान की जो दीगर वायलेशंस होती हैं उनको भी देखता है, तो फिर ये ट्रैफिक की जो वायलेशंस हैं
आपके अंडर ये सिस्टम किस तरह से आता है, आप निशानदही करते हैं और फिर चालान इशू करने तक सारा प्रोसेस क्या है? देखें, सेफ सिटी जो है ना, वो उसके दो तरीकों से वो मदद कर रहा है पुलिस की। एक तरफ क्राइम को कंट्रोल करने में और दूसरी तरफ ट्रैफिक को वायलेशन को डिटेक्ट करने में, ट्रैफिक पुलिस को। तो जो क्राइम साइड है वो तो रिस्पांस व्हीकल्स होती हैं, उनकी 15 जिसे हम कहें, या पुलिस रिस्पांस व्हीकल PRVs हैं, तो वो उनको लुक आफ्टर कर रही होती हैं। कोई भी अगर अलर्ट जारी होता है तो उनकी टैब्स पे आ जाता है, और वो आजकल आप सुन रहे होंगे कि काफ़ी क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं इस सिस्टम से। साथ साथ जो है ना, ये जो दूसरा सिस्टम है जो ट्रैफिक पुलिस को हेल्प कर रहा है, वो ANPR कैमराज हैं, जो कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमराज हैं। वो तकरीबन हमारे पास इस वक्त 1000 के करीब हैं, और वो हमें अलर्ट जारी करते हैं। खुद ब खुद जो वायलेशंस हैं वो टिकट्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं। टिकट्स जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। हमारे वहाँ अप्रूवर्स बैठे होते हैं, ऑफिसर्स, जो कि एक दफ़ा नज़र से निकालते हैं बिफोर सेंडिंग देम टू द डिस्पैच यूनिट, और वो एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या वाकई इस सिस्टम ने सही वायलेशन हाईलाइट की है। क्योंकि कभी कभार ये भी होता है कि 99% केसेस में तो नहीं, लेकिन 1% चांस होता है कि उसने नंबर प्लेट गलत रीड कर ली हो। तो एक दफ़ा उसको चेक करके और फिर वो अप्रूव कर देते हैं, एंड देन इट गोज इनटू द डिस्पैच रूम, और वहाँ से प्रिंट होते हैं, और फिर पाकिस्तान पोस्ट उनको डेली सुबह कलेक्ट करती है। This is how it works. अच्छा सर, अभी जो आपके पास आए हैं, इतने दिनों के अंदर आपने करोड़ों रुपए के फाइन्स सामने आए हैं, उसके अंदर भी यही प्रोसेस रहा कि मैनुअल भी होती है वेरिफिकेशन, और मैनुअल वेरिफिकेशन के साथ क्या कोई ऐसे रीड किए गए थे आपके कैमरा से जो गलत रीड किए गए हों या गलत इंटरप्रिटेशन हो गई और फिर मैनुअली उसको दुरुस्त किया हो? जी हाँ, मैंने बताया 99% केसेस तो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड करेक्ट होते हैं, लेकिन 1% चांस होता है कि नंबर प्लेट अगर रीड कहीं नहीं की, या उसने टेलीफोन पे बात नहीं कर रहा, उसने हाथ ऐसे रखा हुआ है, तो कैमरा ने समझा कि शायद ये फ़ोन पे बात कर रहा है, तो उसको जूम इन करके देख लेते हैं। या अगर सीट बेल्ट बांधी हुई है और वो ऐसे लग रहा है कि उसने नहीं बांधी हुई, कपड़ों के कलर के डिज़ाइन ऐसे होते हैं, तो उन केसेस में सिर्फ वो रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बिल्कुल सही डिटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, सबसे बड़ी इस वक्त तनकीद यही हो रही है, और कुछ दिन पहले हमारे साथ शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में वज़ीर दाखिला साहब भी मौजूद थे सिंध के, उनकी बातों से भी और जो अमूमी इस वक्त फ़ीडबैक आ रहा है वो यही है कि ज़रूरी इक़दामात किए बगैर नाफिज कर दिया गया है सिस्टम। इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियां हो, जिसमें ट्रैफिक लाइट्स का ना चलना हो, जिसमें वो क्रॉस रोड्स ना बनना हो, मुख्तलिफ खड्डे वगैरह, लेन्स की तब्दीली, स्पीड लिमिट साइंस का ना होना। आप इस तनकीद, क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि आप इन्फोर्स कराते हैं, आपके अहलकार देखते हैं, आपका पूरा सिस्टम देख रहा है, तो इस वक्त ये सही, ये जायज़ कहना है कि बगैर ज़रूरी इक़दामात लिए गए नाफिज कर दिया गया सिस्टम? देखें, इसको ना असल में मिसकंसीव किया गया है या मिस रिप्रेजेंट हो रहा है। ये ना, एक तो मैंने आपको बताया कि 12,000 की जगह सिर्फ 1,000 कैमरे काम कर रहे हैं। उन इलाकों में कैमरे ही नहीं हैं जहाँ पर यानी कि तरक्याती काम हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको जो जगहें बताई हैं, वो जिनको कराची का पता है, दे अंडरस्टैंड के ये जो है ना, इधर कोई इस तरह का मसला नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर ट्रैफिक लाइट सिग्नल काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली टिकट जारी नहीं होता, बिकॉज वो तो उसके साथ ही कनेक्टेड है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल के साथ। जैसे रेड और एम्बर और ग्रीन होगा तो वो कैमरा काम करेगा। अगर वो इन केस बिजली नहीं है या कोई और इशू आ जाता है, तो वो वहाँ से वो डीएक्टिवेट खुद ब खुद हो जाता है। और फिर आप देखें, जो हमारे जुर्माने हैं वो मेनली फोकस करते ही उन वायलेशंस को हैं, जैसे हेलमेट का ना पहनना, ओवर स्पीडिंग करना, वन व्हीलिंग करना, सीट बेल्ट का ना पहनना, टेलीफोन पर बात करते हुए गाड़ी को चलाना, छतों पर बसों की लोगों को सवार करके चलाना, ये वो वायलेशंस हैं जिनका बराह रास्त जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और वो भी बिल्डअप एरिया जहाँ पर ये कैमरे हैं उससे ताल्लुक नहीं है। जहाँ पर इश्यूज हैं वहाँ पर जैसे रोड बनेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी रोड है, जैसे आपकी जिना एवेन्यू है, या माड़ीपुर साइड है, मंगोपीर रोड है, ये हमारी मेन रोड्स हैं। तो वहाँ पर जब ये काम तरक्याती ख़त्म होंगे तो वहाँ पर कैमरे भी इंस्टॉल होंगे और फिर वहाँ पे टिकटिंग भी शुरू होगी। ठीक है शाह साहब, सवाल हमारे और भी हैं, एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं मजीद सवालों के साथ।
वेलकम बैक सर। मैं छोटी छोटी निशानदेही कर देती हूँ, सोशल मीडिया पर बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं। फिर हम लोगों ने भी आवाम से पूछा कि अगर आपके एरिया में ऐसा कुछ है तो निशानदेही की गई। एक तो जहाँ पर स्पीड लिमिट्स के ऊपर आप काफ़ी फाइन्स कर रहे हैं, स्पीड साइंस हैं ही नहीं, फिर इसके ऊपर क्या हो? देखें, हमारे जो डिजिटल साइंस हैं स्पीड के, वो पूरे शहर में आप कोई भी शारा फैसल चला जाए, शारा कायदीन चला जाए, जो भी हमारे स्ट्रीमर्स हैं यानी कि जो एसएमडीज हैं, उन सब के ऊपर ये नहीं सर, नहीं है ये बाकायदा निशानदेही की गई है। लोगों की तरफ से शिकायत आ रही हैं कि कहीं पर स्पीड की क्या रखनी है, हद क्या है, रफ्तार क्या होनी चाहिए, कुछ नहीं साइन लगा हुआ। एक्चुअली ये एक लूप होता है ना, इसका साइकिल होता है, अपनी बारी होती है हर ऐड की। हमारा जो होता है हर 15 मिनट के बाद 3 मिनट के लिए वो ऐड चल रहा होता है। बहरहाल ये चीज जो है, जैसे आप मुझे एक जगह बता दें, आप मुझे एक जगह बता दें कहाँ लगा हुआ है ये जो आप डिजिटल साइन कह रहे हैं। जैसे आप एयरपोर्ट से आप आएंगे मेट्रोपोल की तरफ, मेन शाहराह फैसल के ऊपर, अब आप जब जाएं या आएं तो आप उसको गौर से देखें। तो अगर आप ये मसला है ना शाह साहब, गौर से अगर देखना पड़े ड्राइवर को तो वो साइन को गौर से देखे या वो अपनी ड्राइविंग के ऊपर कंसंट्रेट करे कि दूसरे किसी वायलेशन में हो जाए उसका जुर्माना। अच्छा सर, अंडरपास में आप जाएंगे अंदर तो अंडरपास में बहुत बड़ी एसएमडी है, तो उन सारी एसएमडीज के ऊपर वो अच्छा सर चले, लोगों ने गिला किया है कि हर जगह नहीं है। इसी तरह से आप जो कह रहे थे ना खड्डे, सर वाटर पंप का इलाका निशानदेही की गई है, वहाँ पर रोड ज़ेरे तामीर है, इतनी गंदी हालत है उसकी, वहाँ पर खड्डे हैं, लेकिन वहाँ पर भी लेन्स वगैरह की बात की जा रही है और कैमराज वहाँ पर नस्ब कर दिए गए हैं। नहीं, वहाँ कैमरे हैं लेकिन वो टिकट जनरेट नहीं करते। जब तक वो रोड बनेगा तब तक उधर से जनरेट नहीं होंगे। इस तरह बहुत जगहों पर कैमरे हैं। लोग ये शायद समझते होंगे कि यहाँ पर कैमरे जनरेट कर रहे हैं टिकट, तो ऐसा नहीं है। लेकिन होना चाहिए खौफ कि भाई लोगों को पता हो। सर एग्जैक्टली, लेकिन आप लेन्स को मार्क करेंगे तो लोगों को ये क्या पता कि वहाँ कैमरास लगे हैं, टिकट जनरेट होगा नहीं होगा। ये तो सबको होना चाहिए ना कि हमने भाई पासदारी करनी है। अब एक सिस्टम लागू हो गया तो हमने इसकी पासदारी करनी है। उस सिस्टम के लागू होने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स थी, जैसे आप लोगों को लेन्स बाकायदा मार्क करनी चाहिए थी, आपको क्रॉस रोड्स बनाने चाहिए थे, जिन वायलेशंस की आप बात कर रहे हैं वो एटलीस्ट लोगों को पता तो हो साफ साफ कि ये भाई यहाँ पर ये पाबंदी है, आपने इसकी पासदारी करनी है। वो है ही नहीं। क्या ये मसला है सर? क्या आपको इन्फोर्समेंट में आपके एहलकार भी बता रहे हैं कि ये बड़े मसाइल आ रहे हैं? नहीं, इन्फोर्समेंट भी तो देखें सारा ऑटोमेटिक है। पहले जैसे रोड पे खड़े होकर हाथों से रोककर लोगों को मिन्नतें की जाती थी, फिर भी लोग रुकते तो नहीं थे। लेकिन अब लोगों में ये एहसास हो गया कि कैमरे जो है उनकी आंख उनको देख रही है। अभी लोग जो है ना काफी बेहतर उनके ना ड्राइविंग हैबिट्स हो रही हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो लेन मार्किंग है, लेन मार्किंग के ऊपर हम टिकट इशू नहीं कर रहे। हम सिर्फ जीब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन और रेड लाइट जंप, ये 3 चीजें हैं जिनको हमने फोकस किया हुआ है और नेचुरली वहीं पर ही किया है जहां पर आपको जीब्रा क्रॉसिंग दिखेगी। अगर वो दिखेगी नहीं तो वो टिकट कैसे जनरेट होगा? आप कोई भी टिकट उठाकर देख लें, अगर जीब्रा क्रॉसिंग को या रेड लाइट को जंप करते हुए दिखाया तो वहां पे लेन मार्किंग होगी, तभी तो वो कॉन्टेस्ट में नहीं जाएगी। चले सर, ये बताएं आपके डिपार्टमेंट से, केडीए से, केएमसी से इनपुट लिया गया ये सारी पॉलिसी बनाते हुए? जी हाँ, इसके अंदर 5-6 डिपार्टमेंट्स मुसलसल काम करते रहे over the period of last 6 months. उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, SMTA, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस, ड्राइविंग लाइसेंस, KMC, ये सारे ऑन बोर्ड थे। और उसके बाद कहीं जाके, क्योंकि MBO जो है ना वो मल्टी डिपार्टमेंटल एक ऑर्डिनेंस है जिसके अंदर तरमीमें लेकर आनी थी, तो उसके अंदर सबको बैठना था, तभी जाके ये तरमीम यानी कि हम ला सकेंगे। आप लोगों ने निशानदेही की कि आप लोगों के पार्ट पर क्या क्या मसले मसाइल हैं। जैसे अभी हमने मेंशन किया बहुत सी जगहों पर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सपोर्ट करता है जो वायलेशंस हैं उनकी पासदारी को। देखें, दो मेन चीज जो है ना वो ये है कि लोग जो है उनकी मुतालबा ये था कराची में कि हमें ट्रैफिक पुलिस वालों से काफी शिकायत है, वो हमें रोक लेते हैं, 4-5 बंदे इकट्ठे खड़े होकर एम्बुश करते हैं और उसके बाद फिर हर तरह की एलिगेशन आती थी। एक तो ये था। दूसरा ये था कि ट्रैफिक जो है वो एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और एक्सीडेंट्स को किसी भी तरह से कम किया जाए। उसके बाद जब हमने देखा तो ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं था कि अगर 5000 नफरी 10 भी कर दें तो उससे फर्क नहीं पड़ना था, बल्कि शिकायतें और बढ़ जानी थी, क्योंकि 5000 जब ऑफिसर्स हैं तो शिकायतें जब 10 होंगे तो डबल हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली हमने सोल्यूशन ये दिया कि
ऑल यू नीड इज दिस टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ना सिर्फ हम ये कि स्पीड पे कंट्रोल कर सकते हैं ट्रैकर्स लगाकर बड़ी गाड़ियों में और छोटी गाड़ियों को रडार्स के जरिए, और सेकेंडली ग्राउंड के ऊपर ह्यूमन इंटरेक्शन को खत्म करके ये जो एलिगेशन और जो एक ब्लड है, इल विल है ट्रैफिक पुलिस के अगेंस्ट अवाम की, उसको, तो ये हमारी इनपुट के बाद ही ये सारी चीजें बनी हैं। हाँ, ये और बात है कि पूरे शहर में काम होना चाहिए और जहाँ जहाँ पे रोड्स बन जाएं, लेन मार्किंग हो, सिग्नल्स काम करें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, तो वहाँ पर भी टिकट शुरू हो जाए। सर एक और बात बताएं, एक खातून ड्राइवर होने के नाते मेरा ये बड़ा कंसर्न था, ये शहर रात के औकात में बहुत अनसेफ है, ये हकीकत है। रात के औकात में अक्सर ये होता है कि आप सिग्नल्स के ऊपर नहीं रुकते। बतौर खातून ड्राइवर कई दफ़ा ये भी होता है कि मैं चाहती हूँ मैं जल्द से जल्द घर पहुँचूँ, अगर मैं सिग्नल पे रुकूंगी मेरे लुटने का ख़तरा होता है, हरास करते हैं लोग, उसका खदशा होता है, बहुत सारे और मसाइल। क्या इस चीज़ को सोचा गया कि रात के औकात में ख़ास तौर पे ख़वातीन ड्राइवर्स की सेफ्टी के लिए क्या, कैसे हम इंश्योर करेंगे जब उनको पता है कि अगर वो रेड लाइट पे रुकी तो या तो जुर्माना कटे या तो वो हरास हो, क्या करें? नहीं, देखें, ये दुनिया में हर जगह पर इसी तरह ही होता है कि रेड लाइन पे आपको रुकना है, बचपन से हमने यही सीखा है। अगर कहीं पर ऐसे अंधेरा है या कोई ऐसा क्राइम प्रोन एरिया है तो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस को चाहिए कि उसको एड्रेस करे, और ये पुलिस का काम भी है। मैं तो चूंकि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की नज़र से चीज़ों को देख रहा हूँ, तो नेचुरली मेरे लिए तो बहुत जरूरी है कि मैं रेड लाइन की जो सैंक्टिटी है उसको मैं मेंटेन और इंश्योर कर सकूं। मैं आपसे इत्तेफाक कर रही हूँ, किसी तरह से भी सिग्नल को तोड़ना नहीं जवाज, लेकिन बतौर खातून मेरे जहन में डर होता है कि मैं अब रुकूंगी तो मेरे साथ खुदा ना खास्ता कुछ बहुत बुरा हो सकता है। अब इसके लिए ये यकीनन आप लोगों ने भी उठाया होगा, आप बता रहे हैं कि आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ ये सारा प्रोजेक्ट हुआ है, इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए आप लोगों ने क्या किया है? नहीं, एग्जैक्टली देखें, ये जो हमारे यहाँ इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट बना है जिसकी तकरीबन 100 गाड़ियां हैं पूरे कराची में, भी 100 से ज्यादा हो गई हूँ अब तो। उस वक्त जब ये बना था तो उस वक्त 100 के करीब गाड़ियां थी। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे खड़ी होती हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर आपको ट्रैफिक से रिलेटेड कोई चीज़ हो 1915, और अगर आप क्राइम के हवाले से कोई भी मसला हो, कराची के अंदर जो 15 रिस्पांस टाइम है इट इज़ लेस देन 5 मिनट्स, विच इज़ वेरी वेरी मतलब एस्टोनिशिंग। जितना बड़ा ये शहर है, आप भले एक्सपीरियंस करके देखें, लोगों का इसके अंदर बड़ा काफ़ी अच्छा फीडबैक है, पॉजिटिव। तो ये है कि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिस्पांस टाइम को, पुलिस की प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कोर्स। नहीं, एब्सोल्युटली, अगर इस तरह के कोई मसले हैं या फिर इस तरह की जगह है वहाँ पर नफरी वगैरह है, कोई उसके लिए गेम प्लान होना चाहिए। सर अच्छा, मैं जल्दी जल्दी सवालात कर लेती हूँ आपसे, बिकॉज वक्त भी बड़ा कम है, आई अंडरस्टैंड आप भी बड़े बिजी हैं आजकल। सर ये मुझे बताएं कि लोगों की तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी लीक हो रही हैं, इसके लिए क्या कार्रवाई की गई है? एक ये तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। प्राइवेसी की बात आप कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। ये 2 पिक्चर्स बिल्कुल वायरल हुई हैं, और इसके ऊपर हमने तो बड़ा काम किया है, बल्कि ये हमसे भी ऊपर आईजी सिंध ने इसकी ना इंक्वायरी कमेटी बनाई है, और वो देख रहे हैं, वो दे आर टेक्नोलॉजिकली सेवी पीपल। हमारा तो बड़ा स्ट्रिक्ट वैसे एसओपी है, किसी को हम मोबाइल फोन अलाउ नहीं करते, अपने जो हमारा स्टाफ होता है, ई टिकटिंग ऑफिसर्स हैं, बट इफ स्टिल अगर किसी ने किया है तो ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ द डिपार्टमेंट, क्योंकि वी हैव टू सेट द स्ट्रिक्ट रूल्स। ये आज की तो बात नहीं है, इट हैज टू रिमेन देयर फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम्स। आप कह रहे हैं आईजी साहब ने नोटिस ले लिया और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है? ये इंक्वायरी हो रही है कि वाकई क्या हमारे सिस्टम की पिक्चर है या कोई प्राइवेट पिक्चर कोई कैमरे की है या व्हाटएवर मे बी, यानी कि इसमें तो इस वक्त मैं ये नहीं कह सकता। व्हाट डू यू मीन सर, प्राइवेट पिक्चर है? देखें ना, इधर कैमरे बहुत लोगों के घरों के बाहर, चौकों पर, यानी पुलिस की अगर 1000 कैमरे लगे हैं तो शहर के अंदर तो मतलब hundreds of thousands कैमरे लगे हुए हैं ना। अच्छा, तो ये भी हो सकता है, this could be one कैमरा which is not under. Sir, I'm sure you're keeping tabs on the inquiry. कब तक इस इंक्वायरी का रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करें? मेरे ख्याल में तो ये टेक्निकल इंक्वायरी है, मंडे तक खत्म हो जानी चाहिए। डेटा को सिफ्ट करना है, पता लग जाएगा, टाइम स्टैम्प्ड सारी एक्टिविटी है, सबके यूजर आईडीज हैं, पासवर्ड्स हैं, पता लग जाएगा किसी ने किया है तो। ठीक है सर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट आए। सर कैसे मालूम हो लोगों को कि उनका चालान हो गया है? देखिए, 3 तरीकों से हम उनको बता रहे हैं। एक है जो पोस्टल के जरिए उनके एड्रेस पे जाएगा। नंबर 2, अगर उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स एक्साइज डिपार्टमेंट के डेटा बैंक में है तो उनको मैसेज जाएगा। और नंबर 3 हमारी ऐप है
जो कि हमारे वेबसाइट sindhpolice.com के ऊपर पड़ी है, उसके बॉटम राइट के ऊपर आप जाके देखेंगे तो ट्रैक्स के नाम से, ट्रैक्स फॉर सिटीजन। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोडेबल है, आप डाउनलोड करें, अपना CNIC डालें, अपने CNIC के अगेंस्ट जितनी भी आप ओन करते हैं गाड़ियाँ वो आपको दिखेंगी, और उसके अंदर इंस्टेंटेनियसली आपको मैसेजेस आ रहे होंगे कि आपकी गाड़ी ने अगर कोई वायलेशन की तो यू विल कीप योरसेल्फ अपडेटेड, यू कैन डू इट। और उसके अंदर तो हम ये भी करेंगे कि अगर आप दिन के अंदर 3, 4 या 5 वायलेशंस कर रहे हैं तो वो हम आपको एज वार्निंग्स भेजेंगे, नॉट एज टिकट्स टू बी पेड बट एज वार्निंग्स, सो दैट यू कैन इंप्रूव योर ड्राइविंग बिहेवियर। अच्छा, वैसे मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ, इस वक्त मुझे नजर तो नहीं आ रही, लेकिन स्टिल व्हाइल आई एम सर्चिंग, सर ये बताएं। इसके नीचे आप जाएंगे, नीचे जाएंगे तो बॉटम राइट पर आइकन्स बने हुए 6, और छठा जो आइकन है हमारा वो ट्रैक्स का है। अच्छा, मसला निशानदही हो गई। मसला ये है कि आईफोन यूजर्स के लिए दस्तयाब नहीं है, ये सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। ये गूगल ये गूगल जो इनका है ना प्ले स्टोर, उसके ऊपर अप्रूवल में गई हुई है, और मे बी इन अ फ्यू डेज टाइम फॉर iOS यूजर्स वो भी अप्रूव हो जाएगी। अच्छा सर, ये तो पहले करना चाहिए था। दूसरा इसी से रिलेटेड मेरा सवाल था कि बहुत से ऐसे अफराद हैं, ज़्यादा अक्सरियत उनकी है जो दफातर जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, उनके लिए तो बेशक आपने सेंटर्स किए हैं इस्टेब्लिश शिकायत के लिए, लेकिन पूरा दिन लाइनों में जाके खड़े होना दफ्तरी औकात के अंदर बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए भी क्या आपने कोई डिजिटल सिस्टम बनाया है उनको आसानी देने के लिए? देखिए, एक तो हमारे पास ना ये सेंटर्स 9 से 9 बजे तक रात काम करेंगे और सैटरडेज को भी ओपन होंगे। तो वहाँ पे सर हम जैसे अफराद जो मुख्तलिफ या इमरजेंसी शोबों में काम करते हैं वो हफ्ते में 6 दिन भी काम करते हैं, कभी कभी 7 भी। ओके, वैसे ना इसमें 1915 की ऑप्शन है, ठीक है, आप 1915 पे कॉल करके भी अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम हमारी जो ऐप है यही वाली जो कि आपने अभी चेक किया, तो वो उसके अंदर एक फीचर हम लेकर आ रहे हैं, सो दैट आपकी कोई भी अगर इस तरह की कंप्लेंट है तो उसमें आप अपने डिफेंस में जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं, कोई भी पिक्चर अपलोड करना चाहें या कोई भी चीज़ देना चाहें, तो उसके अंदर हम एक फीचर डाल रहे हैं इंशाल्लाह ताला। देखें, सिस्टम्स जब भी आते हैं ना तो वो टीथिंग प्रॉब्लम्स के अंदर होती हैं, और अल्टीमेटली कुछ ही दिनों में उसके जो इश्यूज डीबग हो जाएंगे तो ये सिस्टम जो है फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम डेवलप हो जाएगा। लेकिन सर, सिस्टम्स जब भी आते हैं उसके अंदर कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने के, और ये ई विजिलेंस जैसा जो सिस्टम है जिसकी कराची को बड़ी ज़रूरत थी और बड़ा अच्छा इकदाम है, इस जैसे जब सिस्टम्स आते हैं तो बड़े पैमाने पर कोशिश की जाती है कि उनमें प्रॉब्लम्स कम से कम हो, ताकि लोग ना सिर्फ इनकरेज हों बल्कि ओवरऑल फिजा पॉजिटिव हो, उनके हक में हो। इस वक्त मामला बिल्कुल उल्टा आ रहा है। इस वक्त एक अच्छे प्रोग्राम के ऊपर बहुत सारे सवालात उसकी कबल अज़ वक्त निफाज हो जाने से पैदा हो रहे हैं, जिससे खदशा पैदा हो रहा है कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ही ठप हो सकता है। नहीं, ऐसा है नहीं। एक्चुअली देखें, जितने भी लोग हैं उनको एक तो 1915 अवेलेबल है, फिर उनको मैसेजेस जा रहे हैं और उनके घरों पर टिकट्स आ रहे हैं, उनको एतराज है तो उनके लिए सहूलत सेंटर्स काम कर रहे हैं। तो इस वक्त ऐसा जो है ना इतना वो इशू नहीं है। हाँ, iOS यूजर जो एंड्रॉयड के अलावा के यूजर्स हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला हफ्ते के अंदर अप्रूवल हो जाएगी। फिर आपको ऐप स्टोर पर भी ये ऐप मिल जाएगी। अच्छा सर, एक और चीज़, जो इस सूबे की गाड़ियाँ नहीं हैं, दूसरे सूबे में रजिस्टर्ड हैं लेकिन यहाँ पर ड्राइव कर रही हैं, उनको किस तरह से जाएगा ये चालान? देखें, एक तो हमारा जो सिस्टम है ना वो ट्रैकर्स के ऊपर भी है। लाइक हमारे पास जो बड़ा मसला था कराची में वो बड़ी गाड़ियों का था, और वो पूरी लसबेला की, कोई केपी की, कोई पंजाब की, ये पूरे पाकिस्तान से रजिस्टर्ड थी। तो इन सब के अंदर हमने ट्रैकर्स का लगाना लाजमी करार दिया इसी नए कानून के तहत, और उनमें हमने ट्रैकर्स डलवा कर और उनका कंट्रोल जो है वो ट्रैफिक पुलिस को दिलवा दिया है। अब वो जब भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ओवर करते हैं, स्पीड करते हैं, तो एक तो उनको टिकट इशू हो जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द व्हीकल्स आर रजिस्टर्ड इन सिंध और एनी अदर प्रोविंस। अब हम आ जाते हैं जो छोटी गाड़ियां हैं, जो कार्स हैं, मोटरबाइक्स हैं। आपके वज़ीर आला ने खुद ये बात ऑन रिकॉर्ड कही कुछ दिनों पहले कि वो जो ट्रैकर्स हैं उनमें से अगर 10 वायलेशंस हो रही हैं तो सिर्फ 3 को चालान होते हैं। मतलब डिपार्टमेंट में ही उन्होंने निशानदेही की कुछ गड़बड़ है, इसको इंश्योर किया जा रहा है? नहीं, वो तो सर ने ये कहा था कि जो पहला टिकट है वो सबको माफ कर दिया जाए, और जब सेकंड टिकट अगर उसको जनरेट होता है तो पहले वाले को भी पैसे लिए जाएं। तो अभी उसके अंदर तो ये पॉइंट ही नहीं है
कि महीने के अंदर एक होगा या 10 के बाद 11वां होगा, वो तो शुरू में हमारा ये ख्याल था कि इतनी ज्यादा टिकट्स जब हम इशू करेंगे किसी एक ड्राइवर को या एक गाड़ी को, तो मे बी दे वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट। लेकिन सर जाते जाते एक चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, बहुत सारी आपकी जो पेट्रोलिंग कार्स हैं, आपकी जो सिंध पुलिस है जो मोटर व्हीकल्स पर निकलती है, क्या उनको भी इससे मुताल्लिक कोई अवेयरनेस या फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह की गई है? जी हाँ, एट दिस पॉइंट इन टाइम एग्जैक्टली अभी भी तकरीबन 1000 ड्राइवर्स की ट्रेनिंग हो रही है जब हम बात कर रहे हैं ये स्काउट्स ऑडिटोरियम कराची के अंदर। और इसी तरह हर जो डिपार्टमेंट का हमारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट TNT है, स्पेशल ब्रांच है, CTD है, ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन, सबके हेड्स को बताया गया है कि वो अपने ड्राइवर्स को यानी कि इसके हवाले से सेंसिटाइज करें, क्योंकि अगर टिकट्स जनरेट होते हैं और किसी भी गाड़ी को होते हैं तो फिर वो उस ऑफिसर को भरने पड़ेंगे जिसको वो गाड़ी अलॉट की गई है। एक और चीज़, हम सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जिसके अंदर नंबर प्लेट्स के ऊपर कोई ना कोई ऐसा स्टिकर चिपका दिया जाता है या कोई एक अल्फ़ाबेट या नंबर छुपा दिया जाता है जिससे कैमरा उसको कैच नहीं कर सकता। ये बताएं ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होता है? देखिए, इस तरह की तमाम गाड़ियाँ जिनके नंबर प्लेट्स उन्होंने फर्ज किए हैं, टेम्पर किए हैं, तो उनको हम BL कर देते हैं, विच इज़ ब्लैक लिस्ट। वो फिर हमारी ट्रैफिक से वो हट जाती है बात, वो चली जाती है सेफ सिटीज़ को। सेफ सिटी वाले फिर अपने 15 वालों को बताते हैं, फिर वो गाड़ी मार्क होती है, फिर जब भी वो गाड़ी को पकड़ेंगे उसके ऊपर FIR हो जाएगी। वो छोटे मसले से बचने के लिए अपने आप के लिए बड़ा मसला देख रहे हैं। अच्छा, वो एक वायलेशन से बचाकर ऑफेंस कर रहे हैं। और अगर किसी ने जाली नंबर प्लेट लगाई हो, यानी किसी और की नंबर प्लेट किसी और व्हीकल के ऊपर, FIR हैं, ये हमारी वायलेशन में नहीं आते, हम उनको पॉइंट आउट करके सेफ सिटी को दे देंगे और फिर वो उनके ऊपर FIRs करके कार्रवाई करके गाड़ी जब्त करेंगे। एग्जैक्टली यही आपसे पूछना चाहिए थी। ये भी लोगों की शिकायत कि ऑल्दो उस तरह सेफ सिटी है फाल, लेकिन मुतहरिक नहीं है, लोगों चोरियां होती हैं, इसी तरह से बाइक पे आते हैं, स्नैचिंग करते हैं और आगे निकल जाते हैं। क्या वो आपकी डोमेन में आएगा, सेफ सिटी की डोमेन में आएगा? क्या आप भी उसकी निशानदेही करते हैं ताकि आगे अगर ट्रैफिक का एहलकार जल्दी दस्तयाब है तो वो पकड़ ले? एक्चुअली हमारा काम नहीं है ये जो है ना रिस्पांस व्हीकल्स और उनका पूरा मैकेनिज्म है, उनका अपना सेंटर है जहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल होती है। हमारे पास तो सिर्फ वायलेशन आती है और उस वायलेशन को ही हम चेक करके आगे टिकट्स में कन्वर्ट करते हैं। शाह साहब, गिला अभी भी यही है कि ऐसा तासुर मिलता है कि वो होमवर्क नहीं किया गया है प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले जो होना चाहिए था। जैसे हमने लाहौर में देखा, बड़ी चीज़ें स्मूथ थी, बाद में जो छोटी मोटी रिंकल्स रह जाते हैं उनको आयरन आउट कर लिया जाता है। इसके ऊपर कोई कंक्लूडिंग कमेंट देंगे? मेरे ख्याल में देखें, ये छोटे मोटे मसले जो आपने हाईलाइट किए, जो बड़े बड़े मसले और बड़े बड़े मसले, मेरा ख्याल है कि देखिए, आपको पता है लाहौर में जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया था क्योंकि उसके पीछे लॉ ही नहीं बना था। इधर तो पूरा होमवर्क हुआ, लॉ बना, उसके बाद पूरी सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, 3 महीने फिर उस पर ड्राई रन हुआ, प्रैक्टिस हुई, हमने इतने ऑफिसर्स ट्रेन किए। सो इट्स अ ईयर लॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं उतनी देर में तवज्जो दी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो साथ साथ होगा क्योंकि ये तो ऑनगोइंग चीज है। अब जैसे आप देखें यूनिवर्सिटी रोड है, अगर उसके हम इंतजार में बैठे हैं कि वो पहले बन जाए तो फिर सेफ सिटी आ जाए तो नेचुरली फिर 1 साल और आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन सर ये तो हो सकता था ना कि स्पीड लिमिट्स आप साइंस लगा दें, आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स बना दें, आप जो जैसे कल एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही थी ये 2 तलवार की, जहां पर सिग्नल ग्रीन लाइट भी शो कर रहा है, रेड लाइट भी शो कर रहा है साइमल्टेनियसली। अब परेशान है लोग कि क्या करें, रुकें या चलें? नहीं, देखें मैं आपको समझाऊं, ये जो जहां पे भी टिकट इशू हो रहा है वहां पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स हैं, यही तो चीज है जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अभी तक कोई वायलेशन नहीं हुई ऐसी, जहाँ ऐसी कोई निशानदेही नहीं हुई जहाँ पे हो ना और टिकट इशू हो गया हो। हाँ, वो कैसे हो सकता है जब सिग्नल ही काम नहीं करेगा तो वहाँ पे टिकट कैसे? एक और बड़ा हॉट इशू, सॉरी मैं बार बार जहन में सवाल आ जाते हैं तो आपको और बॉदर करती हूँ। ये कल बड़ी निशानदेही हुई, एक ऐसी गाड़ी वाले के घर जुर्माना पहुँच गया जिसकी गाड़ी 5 साल पहले चोरी हो गई थी और शायद FIR वगैरह भी करवाई थी, तो उसके ऊपर क्या आप लोग एक्शन ले रहे हैं और ये क्या मामला हुआ? देखें, हमने तो उसने वायलेशन की, हेलमेट नहीं पहना, हमने उसको टिकट इशू कर दिया। ठीक है।
जब वो घर पे पहुंचा तो पता लगा उसकी तो गाड़ी इतने साल पहले चोरी हो गई है। तो हमने सेफ सिटी को बताया कि ये गाड़ी तो चल रही थी, हमारे सिस्टम ने उसको डिटेक्ट किया है। अब वो सेफ सिटी ने अपने मैकेनिज्म में डाल दी कि यानी कि ये गाड़ी या उस गाड़ी का नंबर कोई ना कोई यूज कर रहा है, अल्टीमेटली वो पकड़ा जाएगा जब उनको, मतलब कोऑर्डिनेटेड है एफर्ट आप लोगों की सारी की सारी। जी हाँ जी हाँ, वो जैसे इस तरह की गाड़ियां आती हैं हम BL कर देते हैं फौरन। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीर मोहम्मद शाह साहब, आपने हमारे सवाल जवाब दिया, हमें वक्त दिया इस मामले के लिए। गो के बहुत सारे सवालात हमारे आंसर भी किए हैं शाह साहब ने, लेकिन फिर वही खलिश रह गई कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मुतमईन नहीं हो पाए हम भी, और ऐसा लग रहा था कि शायद जवाबात अभी मौजूद भी नहीं हैं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि सिस्टम लागू होगा या सिस्टम अभी चलना शुरू होगा तो चीज़ों की मज़ीद निशानदही होगी या वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हों तो समझ आता है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें जिसमें लोगों को ये पता ही ना हो कि एग्जैक्टली यहाँ पर किस चीज़ की अमलदारी करनी है, वो एक बहुत बड़ा लूप होल है। बहरहाल ये तो इस्टेब्लिश फैक्ट है कि अगर कहीं पर रुकना है, कहीं पर रेड लाइट है, सीट बेल्ट्स हैं, हेलमेट्स हैं, उसकी पासदारी हमें खुद भी करनी है। अब देखते हैं जी आगे इसके ऊपर किस तरह से जो मसले मसाइल हैं उनको आयरन आउट किया जाता है। हम भी नज़र रखे हुए हैं, आप भी हमें अपने सवालात लिख के भेजते रहिए, इस उम्मीद के साथ कि बेहतरी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।